प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण आपकी नई पुस्तक है। हिंदी व्याकरण में मधु हिंदी व्याकरण है। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा और व्याकरण, उसमें लिपि और बोली भी है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि भाषा किसे कहते हैं? क्या आप सभी जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आपने पिछली कक्षा में भाषा के बारे में पढ़ा होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर जब वो अपने विचारों को दूसरों को सामने व्यक्त करता है तो उसके लिए उसे किसका प्रयोग करना होता है? भाषा का। किसका प्रयोग करना होता है? भाषा का। बोलने के लिए तो फिर भी मुख से उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखते समय हमें भाषा का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे ही भाषा के बारे में जानकर हम उसका सही लिखित रूप समझ पाएंगे। और भाषा का ज्ञान हमें बेसिकली किससे मिलेगा? व्याकरण से। किससे मिलेगा? व्याकरण से मिलेगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना ये सब बताता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भाषा की परिभाषा जानते हैं। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भाव अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। तो बच्चों, भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 रूप होते हैं। हम भाषा को प्रकट करने के लिए बच्चों या तो बोलकर या तो लिखकर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भाषा का रूप मौखिक रूप, ठीक है, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। दूसरा है लिखित रूप। लिखित रूप में क्या होता है? हम इसमें मन की भावनाओं को लिखकर प्रकट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उन्हें समझता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपस की बातचीत, भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी, प्रश्नोत्तरी, टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो आदि। तो बच्चों, मौखिक भाषा का मूल रूप क्या है? बोलना और सुनना मौखिक भाषा के 2 अंग हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हमारा आता है लिखित भाषा। बच्चों, लिखित भाषा क्या है? मैंने आपको अभी बताया कि जब हम अपने मन की भाव को लिखकर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? लिखकर प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा के जिस रूप में व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उन्हें समझता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखना। बच्चों, जब परीक्षा होती है तो आप लोग प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं ना? आप प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तभी तो हम उसे पढ़कर समझेंगे कि हमारे बच्चे ने क्या उत्तर लिखा है। दूसरा उदाहरण है लेख। तीसरा कहानी, पत्र, समाचार पत्र आदि भाषा के लिखित रूप के उदाहरण हैं। तो बच्चों, जो लिखी हुई चीज़ रहती है उसे हम पढ़कर समझते हैं। तो लिखित भाषा के 2 अंग क्या होगा इसमें? पढ़ना और लिखना। ये लिखित भाषा के 2 अंग हैं, ठीक है। इसे हम भाषा का मानक रूप भी कह सकते हैं। अगला है हमारा सांकेतिक भाषा। इसके बारे में बच्चों आपने सुना होगा। तो देखते हैं सांकेतिक भाषा क्या है। भाषा के जिस रूप में व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है और अन्य व्यक्ति उन संकेतों को समझकर भाव ग्रहण करते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा ट्रैफिक जब जाम रहती है रोड पर, तब आपने देखा है
कि वहाँ पर जो पुलिस खड़े रहते हैं वो कैसे आपको इशारे से बताते हैं, ठीक है, तो वो संकेतों के द्वारा आपको बताते हैं। और उदाहरण देखिए, यातायात को नियंत्रित करता सिपाही, स्कूल की घंटी, ड्रम या सीटी द्वारा व्यायाम आदि, ये सब क्या है, सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। तो यह भाषा का एक अन्य रूप है, ठीक है बच्चों। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन आप इसको जानते रहिए कि सांकेतिक भाषा क्या होता है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है मातृभाषा। मातृ मतलब माता, ठीक है, तो भाषा मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया ना, मातृभाषा। मातृ मतलब माता की भाषा, ठीक। तो चलिए देखते हैं मातृभाषा क्या होती है। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, हम सिर्फ माता के द्वारा ही नहीं इसमें सीखते हैं, हम परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, हम सबसे आपस में जो जिस भाषा में बात करते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है, ठीक है, जो हमें परिवार के हर सदस्य से सीखने को मिलती है। अब हम राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलिए देखते हैं राजभाषा क्या होती है। किसी भी देश के राजकाज, शासन बोल सकते हैं आप, के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारत के अनेक राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार में हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। विश्व की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, चीनी, जापानी आदि विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिसे मान्यता प्राप्त है, जैसे भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है बच्चों। इतना आपको समझ में आया कि राजभाषा विश्व की मुख्य भाषाएं, मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाएं। तो चलिए देखते हैं बोली क्या है, ठीक है बेटा। भाषा जो है पूरे देश में बोली जाती है, ठीक है। भाषा क्या है? पूरे देश में बोली जाती है, अलग अलग स्थानों पर, लेकिन बोली क्या होती है? बोली क्या होती है? जो अलग अलग स्थानों पर, जो कि एक निश्चित स्थान पर बोली जाए, ठीक। तो बोली की परिभाषा देखते हैं। भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र बहुत छोटा होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बोली और भाषा में अंतर क्या है। बोली का प्रयोग भाषा की अपेक्षा सीमित क्षेत्र में होता है, ठीक है। 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही इसमें परिवर्तन आने लगता है। बोली में अक्सर बहुत अधिक लिखित साहित्य की रचना नहीं की जाती है। किसी किसी बोली में लोकगीतों आदि के रूप में कुछ साहित्य उपलब्ध है। भाषा का रूप स्थायी होता है। कैसा होता है भाषा का रूप? स्थायी होता है। वह क्षेत्र के अनुसार नहीं बदलती और उसमें बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना होती है। हालांकि मध्यकाल में अवश्य ही महाकवि सूरदास और तुलसीदास ने ब्रज और अवधि में उच्च कोटि की साहित्य रचना की। तो ये था बच्चों बोली और भाषा में अंतर। अब हम लोग अगला देखते हैं लिपि क्या होती है। किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं, ठीक है बच्चों। किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है बच्चों। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। अपने शुरुआती काल में लिपियां चित्रात्मक थीं। कैसी थीं? चित्रात्मक थीं। आज भी विश्व की अनेक भाषाओं की लिपि चित्रात्मक है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चों? देवनागरी।
इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती व बंगला भाषा की लिपियों का भी विकास हुआ है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कुछ प्रमुख भाषाएं हैं और इनकी लिपियां। संस्कृत, संस्कृत की कौन सी लिपि है? देवनागरी। मराठी, मराठी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी, हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी। नेपाली, नेपाली की क्या है? देवनागरी। उर्दू, उर्दू की कौन सी लिपि है? फारसी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। फ्रेंच, फ्रेंच की क्या है? रोमन। पंजाबी, पंजाबी की क्या कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने जाना इन भाषाओं की लिपि। अब अगला हम देखते हैं भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य क्या है? लिपि के विकास के साथ मनुष्यों ने अपने भावों और विचारों को लिखित रूप में संजोकर रखना आरंभ कर दिया, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां उन विचारों अथवा ज्ञान से परिचित हो सके। यही संचित ज्ञान क्या है? साहित्य है। तो चलिए इस साहित्य की परिभाषा देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। इसको हम दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के भेद, साहित्य के भेद कितने होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। पहला होता है गद्य साहित्य, दूसरा होता है पद्य साहित्य। तो चलिए देखते हैं गद्य साहित्य क्या होता है और पद्य साहित्य क्या होता है। गद्य साहित्य में देखिए क्या होता है बच्चों? साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। अभी आपने परिभाषा पढ़ी ना साहित्य की, वही है ये कि साधारण और सरल भाषा में संचित ज्ञान के कोश को गद्य साहित्य कहा जाता है। इसमें लय, तुक, छंद आदि की कोई अनिवार्यता नहीं होती। ठीक है। दूसरा है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या होता है बच्चों? कविता में लिखे साहित्य को पद्य या काव्य साहित्य कहा जाता है। कविता पढ़ी है आपने ना? पद्य क्योंकि गेय, भावपूर्ण और कर्णप्रिय होता है, इसलिए इसे गद्य की अपेक्षा याद रखना सरल होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ना। अब अगला हम लोग देखते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध रूपों को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। ठीक है। व्याकरण के विभाग और बोल लीजिए या अंग बोल लीजिए कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं बच्चों? तो व्याकरण के 4 मुख्य अंग हैं। सबसे पहला हमारा आता है वर्ण विचार। ठीक है बच्चों, वर्ण विचार। इसमें वर्णों, वर्ण पढ़ा है आपने ना पिछली कक्षा में, उनके उच्चारण और तो चलिए बच्चों वर्ण विचार के बारे में हम लोग जानते हैं। बच्चों वर्ण विचार, जैसे कि आप लोग वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है। इसमें वर्णों, उनके उच्चारण और शब्द बनाने से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। ठीक है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रचना और रूपांतर से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है कि शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, उनकी रचना, ठीक है, और उनके रूपांतर से संबंधित बातों पर ध्यान या विचार किया जाता है। तीसरा है पद विचार। इसमें कारकों एवं प्रत्ययों से युक्त शब्द, उनकी रचना, पदभेद, रूपांतर और प्रयोग से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। चौथा है हमारा वाक्य विचार। ठीक है। देखते हैं वाक्य विचार क्या है। इसमें वाक्य के स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण, संश्लेषण तथा रचना आदि से संबंधित बातों पर विचार किया जाता है। तो बच्चों आप लोग अगले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। ठीक है। उसमें ध्वनि वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या होगा? वर्ण विचार। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे तो शब्द की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे? शब्द की ओर। ठीक है, कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और उसकी सारी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? शब्द विचार में। कहाँ मिलेगी? शब्द विचार में। उसके बाद तीसरा जो भेद हम पढ़ेंगे वो अंग पढ़ेंगे व्याकरण का, वो है वाक्य विचार। तो इस तरह व्याकरण के कितने अंग हैं बच्चों? कितने अंग पढ़े आपने? 4 अंग पढ़े इसमें ना, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो बेटा आज का मेरा पाठ यही समाप्त होता है, जिसमें हमने जाना भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन कौन से साधन हैं, या
रूप है। फिर हमने किसी भी भाषा को लिखने की लिपि क्या होती है, फिर हमने बोली के बारे में जाना, फिर हमने भारत के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में जाना और अंत में हमने जाना कि व्याकरण किसे कहते हैं और इसके कितने अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बेटा, अब मैं आपको गृह कार्य देना चाहूँगी।